आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए समझ किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन की वजह से भी हो सकता है या मैग्नेटिज्म की वजह से भी हो सकता है, लेकिन रिपल्सन अगर हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट है। अब मैग्नेटिज्म में भी रिपल्सन होता है, लेकिन वहां पे हमेशा डाइपोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ दो पोल होना जरूरी है, यहाँ एक पोल भी हो सकता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। The property of matter due to which any one body attracts or repels any other body is known as electric charge। तो ये हमें पता चला इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आगे चलते हैं भाई, चार्ज के बारे में और बातें। चार्ज को अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है। कुछ बुक्स में इसको कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है, कुछ बुक्स में इसको स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है। चार्ज के फॉर्मूले की बात करें तो चार्ज का एक फॉर्मूला होता है हमारा Q इज इक्वल टू आई टी। अब मन में सवाल आता है कि Q इज इक्वल टू आई टी कैसे आया। तो इसी चैप्टर में आगे हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। यहीं पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दिखाई दे रहा है Q का फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू आई टी। यहाँ Q डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज को। Q स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। I का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम करंट भी कह सकते हैं, और T इज द टाइम इंटरवल और टाइम। ये एक फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले ऊपर लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये 12th क्लास में जब आप आ जाएंगे तो आप एक टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां डिटेल में क्लियर होगा आपको ये। लेकिन यहाँ अभी जितना जरूरी है उतना मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है, क्या मतलब है, चार्ज जब भी किसी बॉडी पे आता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज आ जाएगा। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दे दिए उसके ऊपर पॉजिटिव, और जिसने ले लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है उसी से हम टोटल चार्ज का आइडिया लगा सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया भाई, माइनस होता है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से हम टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। इसलिए एक फॉर्मूला हो गया चार्ज के लिए, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और एक हो गया आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। यहाँ पे Q का मतलब है चार्ज, N का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलाम चार्ज की यूनिट होती है बेटा, इसको सी से डिनोट करते हैं, है ना। अच्छा। और आई का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, और टी का मतलब टाइम इंटरवल। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद इसके बारे में और बात करें तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे आप पढ़ेंगे क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन होती है उन्हें हम कहते हैं वेक्टर। जिनके पास डायरेक्शन होता है उन्हें कहते हैं वेक्टर, और जिनके पास नहीं होता डायरेक्शन उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। ऐसा यूनिट इसकी कूलाम है, सी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं भाई, टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप के चार्जेस होते हैं नेचर में? दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज जब भी किसी बॉडी के ऊपर डेवलप होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और नेगेटिव चार्ज जब भी आता है वो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस की वजह से आता है। इसको समझना चाहे समझ सकते हैं। यहाँ मेरे पास दो बॉडीज हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो फिर फाइनल सिचुएशन क्या बनेगी? इसके पास एक प्रोटॉन और इसके पास एक प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनिशियल कंडीशन में जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है उतना ही प्रोटॉन के पास है, तो दोनों एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए ये बॉडीज न्यूट्रल है। लेकिन फाइनल कंडीशन में अब ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज से कैंसिल हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी भी बॉडी बी के पास है, इसलिए बॉडी बी पे जो चार्ज आया वो आया नेगेटिव। और जो बॉडी ए है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल कर सके, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसका नेचर होगा पॉजिटिव। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। और दूसरी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई, अधिकता हो गई, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप। तो यहाँ हमें समझ में आया कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जब भी कभी डेवलप होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से डेवलप होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज जब भी आता है वो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस की वजह से आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो चार्ज की काफी सारी प्रॉपर्टीज क्लासेस में हम पढ़ते हैं, लेकिन आपके लेवल पे हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टी में एक तो सिंपल आप सभी जानते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करती हैं, नेगेटिव नेगेटिव बॉडीज भी एक दूसरे को रिपेल करती हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ हमें देख के समझ में आ रहा है कि लाइक चार्जेस जो होंगे, एक जैसे चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक और प्रॉपर्टी हम स्टडी कर सकते हैं, चार्ज कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब क्या है? ना तो चार्ज क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। डिटेल में मैं बोलूँ तो कहूंगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, और 10th क्लास में भी बनता है, 12th क्लास में भी बनता है, कई बार पूछा जाता है कि 1 कूलम का चार्ज अगर हमें एक्यूमुलेट कराना है, किसी बॉडी के ऊपर कलेक्ट करना है 1 कूलम का चार्ज, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? तो सिंपल कैलकुलेशन है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे चाहिए 1 कूलम, तो ये जो टर्म है इसको मैं डिवाइड में ले जाता हूँ, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तब जाके 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट होगा। 10⁻⁹ को ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 10⁻+19, 1/1.6, और ये ऊपर चला गया तो 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन्स। 1/1.6 को हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। और पॉइंट को खिसका दें तो ये टर्म बन जाती है 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा इसको। हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 6.2 सॉरी यार 18 हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं 1 कूलम। ये नोट्स में भी मैंने करके दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास कंडक्टर्स। क्या होते हैं भाई कंडक्टर्स? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है या जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कर सकता है उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब कंडक्टर हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au, ठीक है, सिल्वर Ag,
प्लैटिनम या जितने भी मेटल्स हैं वो सब कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, मतलब सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि क्यों कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। हालांकि कंडक्टर, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो इनको कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको कहा जाता है कंडक्टर्स। इसमें सारे के सारे मेटल्स आ जाते हैं। अच्छा, और आगे भी हम पढ़ेंगे अभी, एक टर्म आएगी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बिहाफ पे भी हम कंडक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उनको भी हम कंडक्टर्स कहते हैं। जिनका रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है, इनफाइनाइटली लो होता है, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। नॉर्मल लेवल पे तो हम यही कहेंगे दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। लेकिन डिटेल में जाए तो हम थोड़ा सा और बता सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली लो है, बहुत कम है, या जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल के तौर पर हम स्टडी करते हैं मेटल्स को। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बेटा, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो सभी सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और इन्हीं को हम कहेंगे कंडक्टर्स। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और वो सभी सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। रेजिस्टेंस के बिहाफ पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। इसमें कौन कौन आता है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स के अलावा ड्राई वुड, पेपर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक तो आप ये याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी डिफाइन होता है वो हमेशा एक पॉइंट के लिए होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी होगा वो किसका होगा, एक पॉइंट का होगा। हम किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाके रख देते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क हम करते हैं उसी वर्क को हम कहते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। भाई इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को लेकर के आए, क्यू चार्ज को, और यहाँ हमने ए पॉइंट पे लाके प्लेस कर दिया। ऐसा करने में कुछ वर्क हुआ, ये वर्क ही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको V से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला W/Q होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। The amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point is known as electric potential of that point। हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है ना। ये एक तरीका है इसको डिफाइन करने का। और दूसरा हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, V से इसको डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला होता है W/Q। तो डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, पर यूनिट। किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, वर्क को डिवाइड कर रहे हैं चार्ज से, तो हम बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए गिवन पॉइंट। देखो बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ भी मैंने पॉइंट की बात की है। तो पोटेंशियल जब भी होता है हमेशा किसी न किसी पॉइंट का होता है। V से इसको डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला W/Q। आगे इसके बारे में बात करें तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास भी डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, यूनिट की बात करें तो यूनिट हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मैंने बोला V इज इक्वल टू W/Q, तो वर्क की यूनिट हो गई जूल,
याद रखिएगा, वर्क की यूनिट जूल होती है बेटा, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, थोड़ी देर पहले बताया। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही हम कहते हैं वोल्ट, बी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम का ये दूसरा नाम है वोल्ट, डिनोट करते हैं इसको बी से। क्वांटिटी कैसी है नेचर में, स्केलर नेचर की क्वांटिटी है। अब एक टर्म आती है पोटेंशियल डिफरेंस। भाई नाम में ही आ रहा है, नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है। मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हर पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होता है। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। इसका पोटेंशियल वी ए, इसका पोटेंशियल वी बी, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, या फिर V इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। या ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें तो क्या बन जाएगी डेफिनेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं, क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो ऐसा करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क करना पड़ेगा इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देना बेटा कि जब इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो पोटेंशियल, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं तो पोटेंशियल, और दो पॉइंट्स के बीच में मूव करा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव का मतलब है ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू 1 है और नेचर पॉजिटिव है, जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, है ना, तो जिस पॉइंट पर हम लेकर आ रहे हैं उस पॉइंट तक लाने का जो वर्क है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जा रहे हैं तो ऐसा करने में भी कुछ वर्क होगा। इस बार जो वर्क होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखिए ला किसको रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। यूनिट पॉजिटिव का मतलब जिसकी वैल्यू 1 है और नेचर जिसका पॉजिटिव है। यूनिट का मतलब बेटा 1 से है, और पॉजिटिव का मतलब आप समझते ही नेचर पॉजिटिव है, तो डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इसको भी बी से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, इसको भी बी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला W अपॉन क्यू होगा। बस ध्यान रखना, यहाँ पे जो वर्क है ये ए से बी तक जाने का वर्क है, और पिछले वाले फॉर्मूले में जो वर्क था वो इन्फिनिटी से लेकर आने का वर्क था। ऑब्वियस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है तो जो यूनिट पोटेंशियल की होती है वो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की होगी, यानी कि इसकी यूनिट भी जूल पर कूलाम होती है, और जिसको हम वोल्ट कहते हैं, वी से डिनोट करते हैं। इसी के साथ डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। देखिए समझते हैं। भाई हमने पढ़ा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इस फॉर्मूले में अगर W की वैल्यू हो जाती है 1 जूल और चार्ज की वैल्यू हो जाती है 1 कूलाम, तो ये दोनों वैल्यूज हम प्लेस कर देते हैं ऊपर के फॉर्मूले में, तो 1/1 जूल पर कूलाम, 1/1 यानी कि 1, और जूल पर कूलाम यानी कि वोल्ट। तो अगर हम किसी चार्ज को, ऐसे किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 कूलाम है, और उसको मूव कराने में अगर जो वर्क हो रहा है उसकी वैल्यू 1 जूल निकल के आती है, तो जाहिर सी बात है जिन पॉइंट्स के बीच में हमने मोशन कराया है, जिन पॉइंट्स के बीच में हमने चार्ज को मूव कराया है, उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं, इफ वी आर मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम इन बिटवीन 2 पॉइंट्स, and if on doing so the work done is 1 joule, then the potential difference in between these 2 points is 1 volt। ठीक है, ये जो मैंने अभी बोला ये लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज 1 जूल, then the potential difference between these 2 points is 1 volt। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस को कौन सी डिवाइस की हेल्प से नापा जाता है, तो आप याद कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो होती है वोल्ट मीटर।
ठीक है, क्या कहते हैं इस डिवाइस को? वोल्ट मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। लगे हाथ एक और चीज बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए भी एक डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो याद कर लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? वोल्ट मीटर। और करंट को नापने के लिए या इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको कहते हैं बेटा एमीटर। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक करंट आएगा, वहां एमीटर के बारे में बात करेंगे, फिर मैं रिवाइज करवा दूंगा ताकि आप लोगों को हैंड टू हैंड याद भी हो जाए। वोल्ट मीटर को जब भी कनेक्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। और एमीटर को जब भी कनेक्ट किया जाता है, हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैरेलल में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है सर्किट के अंदर, अभी सर्किट की बात करेंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है। और नापना क्या है एमीटर से? करंट। तो एमीटर को कहाँ लगाएंगे? जहाँ करंट सेम रहता हो। करंट कहाँ सेम रहता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसलिए एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, और ठीक से मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। एक तरफ मैंने बात की वोल्ट मीटर, और एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ एमीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा, वोल्ट मीटर को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। एमीटर को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए, पहली बात। उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर तो यूज किया जाएगा, लेकिन वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे किया जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों किया जाएगा? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है। और भी पॉइंट्स इस पे बनते हैं। ये जो है वोल्ट मीटर, इसका रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है, ये भी पूछा जाता है बेटा। वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, और एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है। एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो हाई रेजिस्टेंस क्यों रखा गया? हाई रेजिस्टेंस इसलिए रखा गया है ताकि ये नेग्लिजिबल करंट पे ड्रॉ करे। ठीक है, सो दैट इट कैन टेक नेग्लिजिबल करंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट कंज्यूम करे, अपने लिए कोई करंट यूज ना करे। नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम सर्किट, ये सर्किट से ना के बराबर करंट यूज कर सके, सर्किट को डिस्टर्ब ना करे। और ये, इसमें लो रेजिस्टेंस क्यों लिया जाता है? ताकि इट मे नॉट, ये एज सच याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू चेंज ना कर दे, इसलिए लो रेजिस्टेंस लिया जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है ताकि ये नेग्लिजिबल करंट ले सके। और उधर एमीटर की बात करें तो एमीटर में
करंट नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। सीरीज में क्यों लगाया गया? क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है, एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है, ताकि ये सर्किट के नेट करंट की वैल्यू को चेंज ना करे। देखिए स्टडी करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा किससे नापा जाएगा? वोल्ट मीटर से नापा जाएगा। ठीक है। और वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट बिकॉज इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है? सेम रहता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी देर पहले मैंने बोला ही था, एक बार फिर बता देता हूँ। क्या होता है भाई? जब चार्ज ट्रेवल करता है ना किसी कंडक्टर में, तो हम कहते हैं करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो जिस रेट से चार्ज ट्रेवल करता है या फ्लो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसको आई से भी, कैपिटल आई से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई से भी डिनोट किया जाता है। कुछ बुक्स कैपिटल आई से डिनोट करती हैं, कुछ बुक्स स्मॉल आई से डिनोट करती हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? आई लिखिए चाहे कैपिटल आई लिखिए, क्यू बाय टी। ठीक है। लेकिन Q बाय टी इज नॉट सो अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ज्यादा सही एक्सप्रेशन होगा अगर हम लिखते हैं डेल्टा Q बाय डेल्टा टी, क्योंकि जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज की वैल्यू बदल रही है, और जब कोई चीज बदलती है तो उसको डेल्टा से डिनोट करेंगे। जिस रेट से चार्ज बदल रहा है उसी रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो फॉर्मूला ये भी है और ये भी है और ये भी है। नीचे वाले ज्यादा सही माने जाते हैं, ये उतना सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चों को दिक्कत होगी जी डेल्टा क्या है, ये ट्रायंगल क्यों बनाया? इसको डेल्टा कहते हैं बेटे, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और ये मैंने डी लिखा है ना, डी, ये डी भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा मतलब बेटा लार्ज चेंज, जब क्वांटिटी में होने वाला चेंज ज्यादा होता है। ठीक है। और डी मतलब स्मॉल चेंज, डी का मतलब है स्मॉल चेंज। ठीक है। दोनों रिप्रेजेंट चेंज को ही कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज है, और टी क्या है? टाइम है। ठीक है। अब इसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मजे की बात यह है कि इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, और डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है इसकी। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, या फिर हम कह सकते हैं अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी तरफ करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। ठीक है। या फिर कह सकते हैं ओपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा भी कह सकते हैं। ये भी करंट की डायरेक्शन है, ये भी तीनों में से आप कोई भी बात बोल सकते हैं। तीनों करंट की ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो मजे की बात क्या है कि इसके पास डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है वो भी मैंने आपको बता दी, लेकिन डायरेक्शन होने के बावजूद इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेक्टर होने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, जिनको इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता। और वेक्टर को एडिशन ऐड करने के लिए 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन परफॉर्म करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, जिनको इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता। इसलिए इसको डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्केलर कंसिडर किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये मैंने आपको पहले ही बता दी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या तो हम कहेंगे अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या हम बोलेंगे अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, या हम बोलेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव इन ए सर्किट। तीनों में से कोई बात आप बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे डायग्राम बना करके समझे, तो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में ये रजिस्टर है, ये बैटरी लगाई है, 20 वोल्ट की बैटरी है, सेल या बैटरी कह सकते हैं। इसमें करंट ट्रेवल हो रहा है, तो करंट पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये डायरेक्शन होती है। यूनिट की बात करें तो फॉर्मूले से समझते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया क्यू बाय टी। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो करंट की यूनिट हो गई कूलाम पर सेकंड।
और कूलाम पर सेकंड का एक दूसरा नाम होता है एम्पियर। एंड्रे मारी एम्पियर के ऑनर में नाम रखा गया एम्पियर, ए इसका सिंबल है। ठीक है, तो एम्पियर या फिर कूलाम पर सेकंड, ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, ऐसा ही। अच्छा, ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को नापने की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं हम एम्पियर मीटर, और एम्पियर मीटर का ही शॉर्ट नाम होता है एमीटर। एमीटर को जब भी कनेक्ट किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है, लिखा हुआ है। आगे चलते हैं भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी करंट नापने के लिए हम दूसरी डिवाइस की हेल्प भी ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर के एक ड्रॉबैक है कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ छोटी वैल्यू के करंट को, स्मॉल वैल्यू करंट को ही नापता है, बड़ी वैल्यू के करंट को नहीं नापता। अदरवाइज फिजिक्स की बुक में ऐसा लिखा जाता है कि इट शोज डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब किस डायरेक्शन में करंट ट्रेवल कर रहा है वो दिखाने के काम में आता है। मेजरमेंट के लिए तो मेनली हम एमीटर या एम्पियर मीटर को यूज करते हैं। एम्पियर मीटर को शॉर्ट में एमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है भाई इलेक्ट्रिक सर्किट्स। क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें अलग अलग चीजें लगी हुई होती हैं। ध्यान देना, कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग नहीं है तो करंट ट्रेवल नहीं करेगा। और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो बीच में गैप आ जाएगा, गैप आ जाएगा तो फिर करंट कैसे जाएगा? ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और कंडक्टिंग भी होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो इसमें वायर्स होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स। रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस किसी भी वजह से आ सकते हैं। जो भी डिवाइस आपने लगाई है, बल्ब लगाया, हीटर लगाया, इलेक्ट्रिक आयरन लगाया, गीजर लगाया, कुछ भी लगाया, फैन लगा दिया, कूलर लगा दिया, एसी लगा दिया, किसी भी डिवाइस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। ठीक है, बीच में एक स्विच लगा दिया जाता है डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, है ना। अच्छा, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए या तो सेल लगाया जाएगा या बैटरी लगाई जाएगी। तो इन सब चीजों को मिला करके जो कॉन्टिन्यूअस और कंडक्टिंग पाथ बन के तैयार होता है उसको हम बोलते हैं सर्किट। अब सर्किट भी दो तरह के हो सकते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। जैसे देखिए नीचे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये जो डिवाइस है नीचे, इसको हम बोलते हैं सेल। सेल का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ करंट ट्रेवल करेगा, लेकिन इस सर्किट में नहीं करेगा क्योंकि यहाँ जो स्विच लगा हुआ है वो ओपन है। ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच होने से क्या हुआ, ये रास्ता जो है टूटा हुआ है, पाथ इनकम्प्लीट हो गया। ये क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट पाथ प्रोवाइड कर रहा है। इनकम्प्लीट पाथ होने की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो इसमें कोई करंट नहीं है। इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, जहां पाथ इनकम्प्लीट हो जाता है। और अगर इसी पाथ को कंप्लीट कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। देखिए दूसरा डायग्राम मैंने बनाया, ये जो स्विच है इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड स्विच। क्लोज स्विच क्या करता है, कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है, कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस एंड कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कर रहा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट आ गया, इसलिए इस सर्किट को हम क्या कहेंगे, क्लोज सर्किट। नीचे सेल लगा हुआ है, सेल का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ऊपर बल्ब लगा हुआ है जो कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, ये आता है सिंबल्स फॉर सर्किट। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सिंबल्स का हमें पता होना चाहिए। तो सिंबल्स की बात करें तो ये अगर स्ट्रेट लाइन बना करके आपको दिखाया जा रहा है बुक्स में, तो ये किसको शो कर रहा है, वायर। इस तरह से जॉइंट बना दिया जाए तो उसको कहते हैं वायर जंक्शन या वायर जॉइंट कहते हैं इसको। दो वायर आपस में कनेक्ट कर रखे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसको यूज किया जाता है। अगर ये इस तरह से ऊपर से निकाल दिया गया तो इसको कहेंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, विदाउट कॉन्टेक्ट। ये नीचे एक वायर है, उसके ऊपर से एक और वायर निकल रहा है, लेकिन इनमें कोई जॉइंट नहीं बन रहा, कोई कनेक्शन नहीं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट। दो वायर्स हैं लेकिन आपस में उनमें कोई कांटेक्ट नहीं है।
ठीक है, ये अभी हमने यूज किया था, ये ओपन स्विच है, इसको हम बोलते हैं स्विच। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओपन स्विच कहा जाएगा। अच्छा, अगर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये कहलाएंगे फिर क्लोज स्विच। ये बन गए क्लोज स्विच। इस तरह से ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है किसी सर्किट में, तो ये शो कर रहा है की, इसको हम बोलते हैं की। और बीच में कुछ नहीं है तो इसको बोलेंगे ओपन की। ये भी इनकम्प्लीट सर्किट, इनकम्प्लीट पाथ या ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर बीच में इसमें डॉट लगा दी जाए तो कहेंगे सर्किट क्लोज हो गया। तो ये क्या बन गया, क्लोज सर्किट। ठीक है, ये क्या है, ये कहलाएगा क्लोज्ड की। एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन दिखा देते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल। जो बड़ी वाली लाइन होती है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटे वाली लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारे सेल कॉन्टिन्यूशन में लगा दिए जाएं तो इसको हम कहेंगे बैटरी। जैसे घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है तो छोटे छोटे कई सारे सेल होते हैं उसमें, जब कई सारे सेल कंबाइन कर दिए जाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बैटरी। ठीक है, ये कई सारे सेल्स को मिला के बन गई बैटरी। ये जिगजैग लाइन बनाई जा रही है फिजिक्स में, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है रेजिस्टेंस। और इसके ऊपर एक एरो इस तरह से लगा दिया जाए तो इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी रेजिस्टेंस हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सर्कल के अंदर ए लिख दिया जाता है तो उसको कहते हैं एमीटर। उसकी पोलैरिटीज दिखाई जाती है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। एक सर्कल के अंदर अगर वी बना दिया जाए तो ये सिंबल बन जाता है वोल्ट मीटर का। इसमें भी पोलैरिटीज दिखाई जाती हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। और गैल्वेनोमीटर में पोलैरिटीज नहीं होती। गैल्वेनोमीटर में हम सर्कल के अंदर एरो बना के दिखा देते हैं, या फिर जी लिख के उसके ऊपर सर्कल बना दे, तो ये भी गैल्वेनोमीटर को ही रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल्स हो गए। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। बड़ा बेसिक है, एक बार ये लाइफ में आ गया पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप फिजिक्स पढ़ाएंगे। हर जगह सर्किट्स में इसका यूज होता ही रहेगा। क्या कहता है ये लॉ, ये लॉ कहता है बेटा कि जब हम किसी कंडक्टिंग वायर पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट ट्रेवल होता है, करंट फ्लो होता है ना। जैसे कि मैंने ये रेजिस्टेंस है इस कंडक्टिंग वायर का कुछ, और इस पे एक सेल कनेक्ट कर दिया। सेल कनेक्ट कर दिया तो मतलब मैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसका वोल्टेज हो गया V, इसका रेजिस्टेंस है R। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो इसमें करंट ट्रेवल करेगा, करंट फ्लो करेगा। और जो ये करंट फ्लो करेगा ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। अगर मैं ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करूंगा, मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, तो जो करंट ट्रेवल करेगा उस करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। और अगर मैं स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करूंगा तो जो करंट फ्लो करने वाला है उसकी वैल्यू भी स्मॉल होने वाली है। कहने का मतलब स्मॉल वोल्टेज से स्मॉल करंट और लार्ज वोल्टेज से लार्ज करंट। तो जो करंट है ये किस पे डिपेंड कर गया, वी पे डिपेंड कर गया, है ना। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे। तो इसी लॉ को हम कहते हैं ओम्स लॉ। कहने का मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। लैंग्वेज में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। और फिजिक्स में बेटा जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी, जो साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी कभी हटाया जाता है तो यहाँ कांस्टेंट आ जाता है। और हर कांस्टेंट क्या का अलग नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको आर से डिनोट किया जाता है, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, तो ओम्स लॉ एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। यानी कि किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब हटाया प्रोपोर्शनलिटी साइन तो आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस, डिनोट करते हैं R से। तो यहाँ सवाल राइज होता है ये R है क्या। तो दो तरीके से R को हम समझ सकते हैं। R मतलब रेजिस्टेंस भाई।
अगर हम किसी लिविंग बीइंग को, किसी ह्यूमन बीइंग को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसकी आवाज बंद हो जाती है, बॉडी फ्लूइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, शॉक लगता है ना, और काफी सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है। आवाज बंद हो जाती है, बोल नहीं पाता, लेकिन अगर बोलने की कोशिश करे तो क्या कहेगा कि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, बचाओ, इलेक्ट्रिक शॉक फ्लो मत होने दो, इलेक्ट्रिक करंट को मेरी बॉडी से फ्लो मत होने दो। वो चाहता है कि उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कराया जाए। और अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कराया जाए, समझिए बात को, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि वो ओपोज करना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का ओपोज करना चाह रहा है। तो वो प्रॉपर्टी किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग सब्सटेंस की, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर या किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, रोकने की टेंडेंसी रखता है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आर से डिनोट करते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है। मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकली ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ से हमने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर। तो इसी को अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो आर की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आई। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, करंट। तो मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशो को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो दो डेफिनेशन मिल गई बच्चों आपको। पहली डेफिनेशन क्या, वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रोकती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशो को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट तो हो गई वोल्ट, और करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, तो इसकी यूनिट हो गई वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को जॉर्ज साइमन ओम, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था, जॉर्ज साइमन ओम, शॉर्ट में GS ओम कहते हैं, GS ओम, ठीक है, उनके ऑनर में नाम रखा गया ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है, या फिर वोल्ट पर एम्पियर भी आप कह सकते हो, और उसका सिंबल होता है कुछ ऐसे, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं भाई। देखिए, रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, बॉडी लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, ड्यू टू विच इट ओपोजेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का ओपोज करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट ओपोजेज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज इट्स रेजिस्टेंस। या फिर हम क्या कह सकते हैं, रेशो, द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of a conductor to the electric current। लैंग्वेज पे ध्यान न दें, काम की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं भाई। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर की वैल्यू हो गई V अपॉन आई। ये स्केलर क्वांटिटी है, मैं आपको बता चुका। इसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पियर होती है, ये भी मैं आपको बता चुका। वोल्ट पर एम्पियर का ही दूसरा नाम होता है बेटा ओम, और इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टर्म आती है रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। समझते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम सिंपल है ना। बोर्ड एग्जाम्स में ये जो 1 ओम, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, इस तरह की डेफिनेशंस काफी पूछी जाती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए, डिफाइन करना आना चाहिए। ओम्स लॉ में अभी हमने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर। तो आर को हम कह सकते हैं V अपॉन आई। सब कुछ वन कर दो, अपने आप बन आ जाएगा। अगर V की वैल्यू है 1 वोल्ट और आई की वैल्यू है 1 एम्पियर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1, और वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम। तो ये हो गया 1 ओम। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि अगर हम किसी सर्किट में या किसी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और ऐसा करने पर उस वायर में 1 एम्पियर का करंट ट्रेवल करता है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। लैंग्वेज में बात करें, देखिए, if on applying a potential difference of 1 volt across a conductor, an electric current of 1 ampere flows through it, then the resistance of conductor is 1 ohm।
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ग्राफ की बात करें, ग्राफ बनवा लिया जाता है वी और आई में। तो बेटा आप आगे ध्यान रखिएगा, सीनियर क्लासेस में भी आप पढ़ेंगे, अभी मैं बता दूं कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो उनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। जैसे कि एक क्वांटिटी है वाई, एक क्वांटिटी है एक्स, ये आमने सामने आ रही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनका मैं ग्राफ बनाऊं ना तो ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा, इधर वाई और इधर एक्स। क्यों बना ऐसा ग्राफ? क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरह ओम्स लॉ में भी तो वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ भी कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं वी और आई का ग्राफ बनाऊं, वाई डायरेक्शन में मैंने लिया वी और एक्स डायरेक्शन में मैंने लिया आई, तो इनका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इधर वी और इधर आई, तब भी ये कैसा आएगा? स्ट्रेट। ठीक है, ये ओरिजिन। तो यही बात बताई गई है, कि मैंने लिखा भी है आपके लिए। वेन एवर टू फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन द ग्राफ इन बिटवीन देम इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ये आई वी ग्राफ बनाया, इधर करंट इधर वोल्टेज, तो ग्राफ कैसा आ रहा है हमारा? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। फिर से वही टॉपिक आ गया, कंडक्टर की डेफिनेशन, ठीक है, रेजिस्टर की डेफिनेशन और इंसुलेटर की डेफिनेशन। तो भैया कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं, थोड़ी देर पहले मैं बता ही चुका आपको, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जिनसे, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इनफाइनाइटली लो। ठीक है, अच्छा जी। और इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं तो इनमें बेटा इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल नहीं करती, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, और इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, इनफाइनाइटली हाई होता है। और तीसरा मटेरियल हमारे पास आता है रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होते हैं? जिनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मॉडरेट होती है। मॉडरेट से मेरा मतलब मीडियम होती है, रेजिस्टेंस कैसा होता है? मॉडरेट या फिर मीडियम। कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा और इंसुलेटर से थोड़ा कम, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर में एलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है। एलॉयज दो मेटल्स को मिला के बनाए जाते हैं, जैसे नाइक्रोम। नाइक्रोम बना है निकल और क्रोमियम को मिला के, Ni फॉर निकल, क्रोम फॉर क्रोमियम, तो निकल और क्रोमियम को मिला के बना नाइक्रोम, इसलिए इसका नाम नाइक्रोम। ठीक है, तो पढ़ते हैं। दो सबस्टांसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस है जिनका, उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर। एक थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कौन है ये? मेटल्स। इंसुलेटर, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती जिनसे, जैसे कि रबर। ठीक है। और रेजिस्टर्स किसको कहते हैं? जिनका रेजिस्टेंस मीडियम होता है, मॉडरेट होता है, कंडक्टर से ज्यादा लेकिन इंसुलेटर से कम। दो सबस्टांसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ज्यादा होता है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता कि करंट ट्रेवल ना कर सके, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, ये एलॉयज होते हैं ज्यादातर। एलॉयज जैसे निकल और क्रोमियम को मिला के नाइक्रोम बना है, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, इस टाइप के एलॉयज। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस किस किस चीज से प्रभावित होता है, किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है? तो चार चीजें हैं बेटा, एक लेंथ है एल, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एक नेचर ऑफ मटेरियल रो कह सकते हैं, एक टेम्परेचर। चार चीजों से रेजिस्टेंस इफेक्टेड होता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, लेंथ जितनी ज्यादा होगी वायर की, रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा।
आप ना इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक करंट किसी पाइपलाइन में ट्रेवल करने वाला कोई लिक्विड है, मे बी वाटर। तो जितना लंबा पाइप होगा उतनी देर में करंट आएगा, उतनी देर में पानी आएगा, मतलब करंट उतनी देर में आएगा। करंट जितनी देर में आएगा तो ऑब्वियस है करंट देर में क्यों आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा रेजिस्टेंस। पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कौन सा एरिया? ये ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, समझ लो बात को। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कह सकते हैं मोटाई, कि जितना मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना पतला वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तीसरा आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, अब वायर का मटेरियल जितना अच्छा उतना कम रेजिस्टेंस, मटेरियल जितना बेकार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। जैसे आप मार्केट में सामान परचेज करने जाते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप पे मोटर खरीद रहे हैं, तो वो पूछेगा भैया एल्यूमिनियम वाइंडिंग में दूं या कॉपर वाइंडिंग में। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो सस्ती मिलेगी। ज्यादा होने से क्या, सस्ता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जल्दी खराब होने के चांसेस है ना। कॉपर की मोटर महंगी होती है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी ज्यादा होती है इसकी, है ना। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब मटेरियल बदलने से कुछ तो बदल रहा होगा, ऐसा क्या बदल गया कि मटेरियल बदलने से रेजिस्टेंस बदल गया? तो समझेंगे, समझ में आएगा कि अभी हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो ये एक रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ भी कांस्टेंट आता है रो। ये जो मैंने पी की टांग खींच दी, इस सिंबल को हम कहते हैं रो, RHO, रो ग्रीक सिंबल है ये। इसको हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी का एक दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो हुआ क्या, मटेरियल बदलने से रेजिस्टिविटी बदल गई, मतलब रो बदल गया, और रेजिस्टिविटी बदलने से रेजिस्टेंस बदल गया। तो तीसरा फैक्टर है ये। और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। अभी सीनियर क्लास में आप पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं और सब पे टेम्परेचर का अलग अलग असर पड़ता है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंडक्टर्स का इफेक्ट पड़ना है, कंडक्टर्स पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कंडक्टर्स के लिए मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ कंडक्टर्स जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये चार फैक्टर हैं भाई, डिटेल में पढ़ लेते हैं इनको। पहला फैक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैंने भी बताया। रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कहने का मतलब जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ग्रेटर इज द लेंथ ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब तार की मोटाई, वायर की मोटाई। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। ग्रेटर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा, स्मॉलर इज द रेजिस्टेंस। नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। कैसे? मैंने बताया अभी आपको, रो की वजह से। ये देखिए वही एक्सप्रेशन फिर से आ गया। R is directly proportional to L and inversely proportional to area of cross section। दोनों बातें कंबाइन करके लिखे हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन E। अब यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो नया कांस्टेंट आया, उसको कहते हैं रो, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, इसलिए रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। Resistivity of different materials is different. That is why resistance of different materials is different। क्योंकि सभी materials की resistivity different है, इसलिए सभी materials का resistance भी different है। टेम्परेचर की बात करें भाई, तो टेम्परेचर बढ़ाने से, कंडक्टर की बात हो रही है, ध्यान रखना सब पे फिट नहीं बैठेगा ये, चलो बता ही देता हूँ।
अभी बात करें तो एक होते हैं बेटा कंडक्टर, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। एक होते हैं बेटा सेमी कंडक्टर, सीनियर क्लास में पढ़ेंगे आप इसको, सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। एक होते हैं इंसुलेटर्स, जो पढ़ लिए हमने, इंसुलेटर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। और एक होते हैं बेटा एलॉयज, जो दो अलग अलग मेटल्स को मिला के बनते हैं, इनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये चार तरह के हैं। आपको सिर्फ आपके सिलेबस में कंडक्टर्स के बारे में पता करना है, तो कंडक्टर के लिए तो सिंपल है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब बात कर लेते हैं ये रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछी जाती है, काउंटलेस टाइम पूछी गई है। ठीक है, तो सिंपल है, हमने क्या पढ़ा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट आया रो, रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल सा मैथमेटिकल लॉजिक है, जिस चीज को भी डिफाइन करना है उसको एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो रो का फॉर्मूला बन गया भाई आर ए बाय एल, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब यहां से डिफाइन कर सकते हैं, अगर इसी फॉर्मूले में मैं ए की वैल्यू कर दूं 1 मीटर स्क्वायर और एल की वैल्यू कर दूं 1 मीटर यूनिटी, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर भी कर सकता हूं, तो मैं क्या दिखेगा, रो की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी। तो यहीं से डिफाइन हो गया कि अगर हमारे पास, वन को बेटा फिजिक्स में यूनिट कहते हैं, यूनिट या यूनिट, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ भी यूनिटी है, यूनिट लेंथ है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा, या उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट निकाल सकते हैं फॉर्मूले से ही। क्या पढ़ा हमने, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। भाई आर के लिए तो हो गया ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए मीटर, मीटर से 1 मीटर कट गया तो यूनिट आ गई ओम मीटर। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। देखिए पढ़ लेते हैं एक बार, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ and unit area of cross section is numerically equal to its resistivity। ये भी बेटा स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या हो गई है, ओम मीटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल, समझते हैं। हालांकि मैंने कर रखा है, एक बार करके दिखा देता हूँ फिर भी मैं आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। सीरीज में जब एक ही लाइन में अरेंज किए गए हैं रेजिस्टेंस, तो हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तीन रेजिस्टेंस मैंने ले लिए, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, एक सेल लिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस भी। यहाँ करंट ट्रेवल हो रहा है, करंट है I, ठीक है जी। अब करंट I ट्रेवल हो रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप एक बात याद रखिएगा सभी बच्चे, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा करंट हमेशा सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन की जब भी बात होगी, तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए एमीटर को इस्तेमाल किया जाता है, तभी मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। और फिर कह रहा हूं मैं आपसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है। ये दो बातें हैं बहुत बड़े काम की, ये आती हैं तो फिर डेरिवेशन आराम से हो जाए। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट तो सेम ही रहेगा। अगर सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जो ट्रेवल कर रहा है वो आई है, तो तीनों रेजिस्टर्स को जो करंट मिलेगा उसकी वैल्यू आई होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस रहता है डिफरेंट, तो इसको मिलेगा अगर V1 तो इसको मिलेगा V2 और इसको मिलेगा V3, तीनों को डिफरेंट वोल्टेज मिल गई।
अब सॉल्व करने की कोशिश करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो V इज इक्वल टू आई आर, तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू आई आर। और अगर मैं पहले रेजिस्टर की बात कर रहा हूँ, पहले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू आई आर वन। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन वन। दूसरे रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V2 इज इक्वल टू आई आर टू। और तीसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। ठीक है, ये हो गया भाई। अच्छा, अब अगर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट भी कहते हैं बेटा, इफेक्टिव भी कहते हैं, मतलब कहने का ये है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के इनकी जगह एक नया रेजिस्टर लगाया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मैं मान लेता हूं कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर ई क्यू, ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर ई क्यू लिखूंगा, ये इक्वेशन 4। लेकिन ये V क्या है, ये टोटल वोल्टेज है जो मैंने बैटरी के थ्रू या सेल के थ्रू सर्किट में अप्लाई की है। अब जाहिर सी बात है, जितनी वोल्टेज मैं प्रोवाइड करूंगा वही वोल्टेज तो तीनों रेजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल वोल्टेज जो होगी वो तीनों इंडिविजुअल वोल्टेज के सम के इक्वल होगी। ठीक है बेटा, अब मैं सबकी वैल्यू डाल देता हूँ। तो ये क्या हो गया, V की वैल्यू थी I इंटू आर इक्विवेलेंट, V1 था आई आर वन, V2 था आई आर टू, और V3 था आई आर थ्री। इसमें से मैंने I कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव का फॉर्मूला मुझे मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। आई होप समझ में आ गया होगा। यही सब मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन रेजिस्टेंस मैंने लिए हैं, R1 R2 R3, तीनों को वोल्टेज मिल रही है V1 V2 V3। मैंने एक सेल लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट ट्रेवल कर रहा है सर्किट में I। तो मैंने क्या बताया, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, पॉइंट्स मस्ट बी रिमेम्बर्ड। क्या पॉइंट्स है, वही के करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट रहती है। करंट विल बी सेम एंड वोल्टेज इज डिफरेंट। ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। जब ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया तो पहले रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू आई आर, तो वन लगा दिया, V1 इज इक्वल टू आई आर वन। दूसरे के लिए V2 इज इक्वल टू आई आर टू, तीसरे के लिए V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। टोटल वोल्टेज V है तो हम V को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। लेकिन टोटल वोल्टेज तो तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल होगा, और मैंने इस बिहाफ पे ये चारों इक्वेशन जोड़ के लिख दिया। अब V की वैल्यू डाल दी आई आर इक्विवेलेंट, V1 की वैल्यू आई आर वन, V2 की वैल्यू आई आर टू और V3 की वैल्यू आई आर थ्री। इसमें से मैंने I कॉमन ले लिया, I से I कैंसिल आउट हो गया, तो नेट रेजिस्टेंस मेरा आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज व्हाट वी कॉल पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इनको ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या ध्यान रखेंगे, इसमें उल्टा हो जाएगा, करंट बेटा डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रेजिस्टर्स में करंट डिफरेंट रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। चाहे तो आप याद कर सकते हैं, P फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, P फॉर पैरेलल, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। पिछली बार तीन रेजिस्टर्स लिए थे, इस बार भी तीन ले लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2, तीसरा R3। तीनों को एक सेल से जोड़ दिया मैंने। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है V, हर बार की तरह। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ से चला करंट I, लेकिन क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट रहता है तो यहाँ जंक्शन पे आके करंट ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाले को मिलेगा I1, बीच वाले को मिलेगा I2 और नीचे वाले को मिलेगा I3। लेकिन वोल्टेज सेम रहती है, तो इसको भी V, इसको भी V और इसको भी। अब फिर से ओम्स लॉ लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें तो भैया, जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I की वैल्यू हो गई V अपॉन R, और मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, ये इक्वेशन वन। I2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ V अपॉन R3। ये देखिए, अब अगर
सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये मेरी चौथी इक्वेशन। अब जो टोटल करंट है सर्किट के अंदर, वो ही तो तीन टुकड़ों में डिवाइड हुआ, वही तो आई वन आई टू आई थ्री बन गया, आई वन आई टू आई थ्री। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं टोटल करंट जो है वो आई वन आई टू और आई थ्री का कॉम्बिनेशन है। इन सब की वैल्यूज डाल देते हैं। आई की जगह मैं लिखूंगा वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, आई वन की जगह वी अपॉन आर वन, आई टू की जगह वी अपॉन आर टू और आई थ्री की जगह वी अपॉन आर। इसमें से वी कॉमन लेके उड़ा देते हैं, काम हो जाएगा हमारा। तो वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी इधर कॉमन ले लिया, अंदर बचा वन अपॉन आर वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। वी से वी कैंसिल आउट हो गया, ये फॉर्मूला बन गया वन अपॉन आर वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री। ये फाइनल एक्सप्रेशन है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो फिर एक बार रीड कर लेते हैं भाई क्या कह रहा है ये। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान देने वाली बात क्या है, वोल्टेज सेम रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगी, करंट डिफरेंट रहेगा। ओम्स लॉ लगा के सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले रजिस्टर के लिए आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन, दूसरे के लिए आई टू वी अपॉन आर टू, तीसरे के लिए आई थ्री वी अपॉन आर थ्री। और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, तो मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। टोटल करंट तीनों करंट के कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा, इसलिए आई की वैल्यू हो जाएगी आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। सबकी वैल्यू प्लेस कर दी और वी कॉमन लिया, तो बेटा ये कैंसिल हो गया और फाइनल रेजिस्टेंस मेरा आ गया। ठीक है, जो कि हार्मोनिक मीन है वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। चलिए, चलिए आगे बात। घरों में, डोमेस्टिक सप्लाई में जो कनेक्शंस किए जाते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। सीरीज पैरेलल हमने समझ लिया, तो सीरीज में क्या फायदे क्या नुकसान है और पैरेलल में क्या फायदे क्या नुकसान है वो समझते हैं। हमारे घर में जो कनेक्शन किए जाते हैं वो बेटा हमेशा पैरेलल में किए जाते हैं, क्योंकि सीरीज में अगर हम कनेक्शन करेंगे तो काफी सारे डिसएडवांटेजेस हैं उसके, है ना। क्या डिसएडवांटेज है उनकी बात कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेजेस डोमेस्टिक वायरिंग, डोमेस्टिक कनेक्शन। सीरीज सर्किट में अगर हम लगाएंगे, तो जैसे हमने एक बल्ब लगाया, उसके आगे एक और डिवाइस लगाई। बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, फैन हो सकता है, कूलर हो सकता है, एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है। ठीक है, या मैं ऐसा ना लिख के ऐसा लिखूं डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, पहली डिवाइस। ये ना चार डिवाइस लगा दी मैंने, ये डी वन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब अगर किसी वजह से, ठीक है, ये डिवाइस काम करना बंद कर दे, तो आगे करंट जाएगा ही नहीं। और जब करंट नहीं जाएगा तो आगे वाली कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगी, है ना। तो इसलिए ये जो है गड़बड़ है ना। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर आपके घर में काम करना बंद कर देती है किसी भी वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से या किसी अदर रीजन की वजह से, तो करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी और आगे की कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगी। ये पहला डिसएडवांटेज है बेटा। इन सीरीज सर्किट, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, कोई भी एक अप्लायंस काम करना बंद कर देती है किसी डिफेक्ट की वजह से या किसी अदर रीजन की वजह से, ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है बेटा, इसलिए ये काम करना बंद कर देती है। सीरीज सर्किट में केवल एक ही स्विच होता है बेटा, और आपने स्विच बंद कर दिया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है, इन सीरीज सर्किट ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। उनको अलग अलग बंद नहीं किया जा सकता। मतलब आपके घर में चार रूम है, किसी एक रूम में कोई पर्सन बैठा है, उसने स्विच ऑफ कर दिया तो पूरे घर की सप्लाई चली जाएगी। कितना घातक है, खतरनाक है। सीरीज सर्किट की बात करें, और घर में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट आती है, और हर डिवाइस को चाहिए भी 220 वोल्ट। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होती है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको। वोल्टेज डिफरेंट है तो 220 वोल्ट सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। चार डिवाइस है ना, तो 55 एक को मिलेगी, और 55 पे आपकी कोई डिवाइस काम ही नहीं करेगी। तो कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के, इसलिए घर में कनेक्शन कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं किया जाता। और देखिए,
सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में अभी हमने पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R1 + R2 + R3 + R4, है ना। तो जब जोड़ते जाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो करंट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। I = V/R, आर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आई बहुत कम हो जाएगा। आई इतना कम हो जाएगा कि घर की कोई डिवाइस काम ही नहीं करेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, कोई डिवाइस काम नहीं करेगी। ठीक है, करंट सप्लाई लो हो जाएगी। अब फिर क्या करें, जब सीरीज में नहीं कर सकते तो सीरीज में नहीं कर सकते भाई, फिर पैरेलल में कनेक्ट करो। पैरेलल में क्या करें, पैरेलल के क्या फायदे हैं उसकी बात कर लेते हैं। पैरेलल में अगर कोई एक डिवाइस काम करना बंद कर देती है तो बाकी डिवाइसेस चलती रहेंगी, है ना। जैसे ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये डिवाइसेस सब आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर एक डिवाइस काम नहीं कर रही तो ऐसा नहीं है कि सर्किट ब्रेक हो गया। ठीक है, सर्किट कॉन्टिन्यूशन में ये काम नहीं कर रही ना करे, करंट तो अपना पाथ मिल गया, करंट को तो अपना पाथ मिल रहा है, करंट ट्रेवल कर रहा है, तो सारी डिवाइसेस वर्क करेंगी। इन पैरेलल सर्किट, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। अगर कोई एक डिवाइस खराब हो जाती है तो बाकी डिवाइसेस नॉर्मली वर्क करती रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच। सबका अपना अपना स्विच होगा, आप जिसको चाहें ऑन कर सकते हैं, जिसको चाहें ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन टर्न ऑफ सेपरेटली, अलग अलग ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल सर्किट में क्या होता है भाई, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, अभी मैंने बताया था आपको। और आपके हर एक डिवाइस को 220 वोल्ट चाहिए, घर में भी आ रहा है 220 वोल्ट तो सबको मिलेगा 220 वोल्ट, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, वहां बढ़ जाता है तो यहाँ कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट की सप्लाई कम नहीं होती, करंट की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, सब प्रॉपरली वर्क करता है। चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिकल पावर। क्या है भाई इलेक्ट्रिकल पावर, समझते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। जिस रेट पे, अब देखो जरा समझो, आपने कूलर चलाया तो वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, और अगर आप एसी चला रहे हैं तो वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना। तो जो डिवाइस ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है हम फिजिक्स में कहते हैं कि उसकी पावर ज्यादा है। समझ रहे बात को, कम टाइम में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। या इसको मैं मैकेनिकल पावर की टर्म्स में समझाऊं कि दो इंसान हैं, दोनों बराबर काम करते हैं, लेकिन एक करता है 10 मिनट में और दूसरा करता है 2 मिनट में। तो जो 2 मिनट में कर रहा है क्यों जल्दी कर पा रहा है, ऑब्वियस है ज्यादा पावरफुल होगा तभी कर पा रहा है। तो जिसका काम करने का रेट ज्यादा है उसकी पावर ज्यादा है। तो फिजिक्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इसको हम पावर कहते हैं, वर्क करने के रेट को पावर कहते हैं। यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। और अगर किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात करें तो वो क्या कर रही है, वर्क करवा रही है, वर्क कर नहीं रही, वर्क करवा रही है, एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो जिस रेट पे उसने एनर्जी कंज्यूम करी उसको हम कहते हैं पावर, एनर्जी अपॉन टाइम। अब कम टाइम में करें तो भी पावर ज्यादा, टाइम अगर कम है तो भी पावर ज्यादा, और वर्क अगर ज्यादा है तो भी पावर ज्यादा। तो दोनों तरीके से कह सकते हैं, कोई डिवाइस ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है तो भी उसकी पावर ज्यादा, और कम टाइम में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है तो भी पावर ज्यादा। तो हम कैसे कह सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क या द रेट एट विच वर्क इज डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। या हम कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस एनर्जी कंज्यूम कर रही है तो जिस रेट पे वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है उसको कहते हैं पावर। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो ये दोनों फॉर्मूले बेटा पावर के हैं, ये वाला भी और ये वाला। इसकी आगे बात करें पावर के बारे में तो ये भी बेटा स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती इसमें। यूनिट की बात करें तो वर्क के लिए यूनिट यूनिट हो गई जूल, और टाइम के लिए हो गई सेकंड, तो इसकी यूनिट हो गई जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम कहते हैं वाट।
ठीक है, डब्लू से इसको डिनोट करता है। इसकी अदर यूनिट्स भी होती है, जैसे कि अदर यूनिट होती है इसकी किलोवाट। किलोवाट को के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं बेटा, और 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट। समझ गए मेरी बात? एक और यूनिट होती है इसकी हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को एचपी से डिनोट करते हैं, और 1 HP या 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट। ठीक है, देखते हैं भाई। इट इज नोटेड बाय पी, फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, स्केलर क्वांटिटी है बेटा, यूनिट जूल पर सेकंड होती है। जूल पर सेकंड को वॉट कहते हैं, डब्ल्यू से नोट करते हैं, ये मैं आपको बता चुका, अभी भी बताया मैंने। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट होता है, और 1 हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट होती है। 1 हॉर्स पावर का मतलब 746 वॉट। अच्छा, इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि पावर का ये एक फॉर्मूला होता है बेटा I²R। पावर का ये एक फॉर्मूला होता है V×I। पावर का ये एक फॉर्मूला होता है V²/R। समझे तो समझ में आएगा। देखो जरा भाई, पावर अभी अभी क्या पढ़ा, वर्क अपॉन टाइम होता है ना? तो वर्क को मैं लिख सकता हूँ चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क को चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर ये कैसे। तो बेटा एक फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, V इज इक्वल टू W/Q। तो W क्या हो गया, Q इंटू वी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q इंटू वी। ठीक है, इस तरह से हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पावर जो कि हम जानते हैं वर्क अपॉन टाइम होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम होता है इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई। तो पावर का फॉर्मूला हो गया V×I। अब V×I ओम्स लॉ हमने पढ़ रखा है, तो उसकी हेल्प ले सकते हैं हम यहाँ पे। भाई V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से, या I इज इक्वल टू V/R। अगर मैं V की जगह IR रख दूं तो ये हो जाएगा IR×I, यानी कि I²R। ये एक फॉर्मूला मिल गया। और अगर मैं I की जगह V/R रख दूं तो ये हो जाएगा क्या, V/R×V, यानी कि V²/R। तो कितने सारे फॉर्मूले मिल गए हमें। एक तो फॉर्मूला हो गया VI, और VI को फर्दर हम लिख सकते हैं I²R या V²/R। ये तीन फॉर्मूला है, और एक बेसिक फॉर्मूला है ही वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। ये बात हुई पावर। अब फिर मैंने पहले भी कहा था भाई, बोर्ड क्लास में ये यूनिट वैल्यूज बहुत पूछी जाती हैं। 1 एम्पियर का करंट डिफाइन कर दो, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर दो, है ना? तो ऐसे ही 1 वॉट की पावर की भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। अगर किसी सर्किट में 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम हो रही है, तो उसकी पावर कितनी है? कोई डिवाइस है आपके घर में, मे बी आपका AC है, कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, कुछ भी है, वॉशिंग मशीन। तो वो जो डिवाइस है, जो भी डिवाइस है, वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खा रही है, 1 जूल। तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 वॉट। इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कंज्यूम करेगी ही करेगी, लेकिन किस रेट पर कर रही है, वो रेट है 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 जूल। तो उसकी पावर कितनी होगी, पावर हो जाएगी 1 वॉट। ठीक है, मैथमेटिकली देख सकते हैं। भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अगर वर्क की वैल्यू हो जाती है 1 जूल, और टाइम की वैल्यू हो जाती है 1 सेकेंड, तो पावर की वैल्यू हो जाएगी 1 वॉट। ठीक, चलिए। पावर वोल्टेज रेटिंग, जब आप मार्केट से कोई चीज खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होती है, उसकी पावर लिखी होती है, उसी को उसकी पावर रेटिंग बोलते हैं। जैसे आपने कोई बल्ब खरीदा तो उस पर लिखा रहेगा 220 वोल्ट, 18 वॉट। आजकल तो 18, 12, 15 ऐसे ही आते हैं। पहले 40, 60, 100 इस तरह के आते थे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस डिवाइस को 220 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो यह 18 वॉट कंज्यूम करेगा। और ये जो मार्किंग लिखी है वोल्टेज और पावर के बारे में जो बता रही है, इसी को हम कहते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग।
इसको हम बोलते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। नेक्स्ट आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब वो यूनिट ऑफ एनर्जी जिसके रेट से ये जो विद्युत विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ये हमसे चार्जेस लेता है इलेक्ट्रिसिटी के। हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हमें पे करना होता है ना, तो वो किस रेट पे हमसे चार्ज करता है उसे कहते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अभी हमने पढ़ा पावर जो है वो है एनर्जी अपॉन टाइम, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी। और कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ई एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब पावर होगी हमारी किस में? वॉट में। और टाइम को अगर हम ले लें आवर में, तो ये यूनिट बन गई वाट आवर। और वॉट आवर ये एनर्जी निकालने की यूनिट है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि पावर को मैं वॉट में नहीं किलो वाट में लेता हूं, मतलब 1000 वॉट, और टाइम लेता हूं आवर में, तो यूनिट क्या बनेगी? किलो वाट आवर। और ये जो किलो वाट आवर है इसको के डब्ल्यू एच से डिनोट करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। यही कहलाती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और इसी को बेटा 1 यूनिट भी कहते हैं, जिसके लिए 5 या 6 रुपए हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे करना। देख लीजिए, ये आपका इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है। अच्छा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है। पावर अगर वॉट में है और टाइम आवर्स में है तो यूनिट बनेगी वॉट आवर। ठीक। किसकी यूनिट है वॉट आवर? एनर्जी की। अगर डिफाइन कर रखा है मैंने, 1 वॉट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 वॉट। ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस या ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसको जिसकी पावर 1 वॉट है, अगर हम उसको 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो कितनी होगी? वो होगी वॉट आवर या 1 वॉट। इसी तरह से किलो वाट आवर होता है बेटा। पावर अगर किलो वाट में है और टाइम अगर आवर्स में है, तो एनर्जी की यूनिट बनेगी किलो वाट आवर, के डब्ल्यू एच। इसी को हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलो वाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर कोई ऐसी डिवाइस है हमारे पास जिसकी पावर 1 किलो वाट है और उसको हम 1 आवर के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसको कहेंगे 1 किलो वाट आवर। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसकी वैल्यू निकालें तो निकाल सकते हैं। 1 किलो वाट आवर मतलब 10 की पावर 3 वॉट। और 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं? 60 मिनट्स। और 1 मिनट में 60 सेकंड्स। तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल सेकेंड। सॉरी, वॉट सेकेंड। ये हो जाएगा वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड। और वॉट सेकेंड को देखो, वॉट क्या था यार? वॉट था जूल अपर सेकेंड या जूल अपॉन सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जूल क्या है? वॉट सेकेंड। तो ये लिया हमने वॉट में पावर, और टाइम लिया हमने सेकंड में, तो ये बन गया वॉट सेकंड। और वॉट सेकंड को ही हम क्या कह सकते हैं? जूल। तो सीधा सीधा सा रिलेशन निकल करके आया कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इतनी एनर्जी आप खर्च करते हो तब आप 1 यूनिट खर्च करते हो। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बेटा बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है केमिकल इफेक्ट, है ना। एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, ऐसे ही एक होता है हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है? जब भी आप किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है, गर्म हो जाता है वो। जितने भी हीटर्स हैं सर्दियों में, रेडिएटर्स, हीटर्स, कन्वेक्टर्स, ब्लोअर आप यूज करते हो ना, वो सब इसी इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऐसा वायर हम ले लें जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जो हीट जनरेट होगी वो भी ज्यादा होगी। इसलिए एलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है। when an electric current is passed through a high resistance, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वायर, जैसे कि नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? एलॉय। एलॉयस का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बेटा। ठीक है।
और इससे भी ज्यादा अगर आप ले लेंगे फिर वो इंसुलेटर बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा, फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो इतना ज्यादा हो कि करंट फ्लो होता रहे, है ना, ऐसा ना हो कि करंट का फ्लो बंद हो जाए। करंट का फ्लो बंद हो जाएगा तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो करंट फ्लो होते रहना चाहिए, है ना, और रेजिस्टेंस भी कंसिडरेबल अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। इसके लिए हम एलॉयज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नाइक्रो। तो हाई रेजिस्टेंस वायर या कोई एलॉय ले लिया जाए, है ना, जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है, तो ये गर्म हो जाता है। कब गर्म हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर गर्म हो जाता है, मतलब ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और करंट के इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके ऊपर जूल ने एक लॉ दिया है, जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया है, और इस लॉ को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है? कि किसी कंडक्टिंग वायर पे या रेजिस्टेंस वायर पे जब आप करंट पास कराएंगे तो हीट जनरेट होगी। ये जो हीट जनरेट हो रही है, ये करंट के इस वायर पे डिपेंड करेगी, ये उस वायर के रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, और ये टाइम पर भी डिपेंड करेगी। ज्यादा देर तक आप करंट पास कराते रहेंगे तो ज्यादा हीट जनरेट होगी, थोड़ी देर में बंद कर देंगे तो हीट आना भी बंद हो जाएगी। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है, टाइम पे, रेजिस्टेंस पे और करंट के स्क्वायर पे। तीनों बातें कंबाइन कर दें तो ये बन जाता है फॉर्मूला I²RT। इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए आगे चलते हैं भाई। यही सब लिखा हुआ है, करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम पे डिपेंड करता है, कंबाइन करके फॉर्मूला बन गया H = I²RT। एप्लीकेशंस की बात करें, क्या एप्लीकेशंस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के? जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस हैं वो सब इसी पे काम करती हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े प्रेस करते हैं आप, ठीक है, वो भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रिक केटल है चाय गर्म करने के लिए, वो भी इस पे काम करती है। टोस्टर है आपका, वो भी इसी पे काम करता है। तो जितनी भी हीटिंग डिवाइसेज हैं, हीटिंग अप्लायंसेज हैं, वो इस पे काम करते हैं। बल्ब भी इसी पे काम करते हैं। अब बल्ब जो आजकल आ रहे हैं वो अलग है, वो एलईडी बल्ब है, वो इस पे काम नहीं करते हीटिंग इफेक्ट पे। पहले आपने देखा होगा पीले वाले बल्ब आते थे, इसको इनकैंडिसेंट बल्ब बोलते हैं। वो क्या होता था, उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता था। जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते थे तो वो टंगस्टन का फिलामेंट गर्म हो जाता था, गर्म होकर हीट जनरेट करता था, वही हीट कुछ उसका कुछ पार्ट लाइट की फॉर्म में दिखाई देता था। उन वाले बल्ब की बात हो रही है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, बल्ब में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो होता है ना, सेफ्टी पर्पज से लगाया जाता है घरों की सप्लाई में, मेन पावर सप्लाई में। वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है। वो ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है कि जब ज्यादा करंट आएगा तो हीट जनरेट होगी, और हीट की वजह से वो वायर मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देगा, और कोई मिस हैपनिंग होने से बच जाएगी। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, है ना। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। और समझ में आता है बेटा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।